स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के इस नए मॉडल पेपर में। इसके पहले के जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको मॉडल पेपर के नाम से, महाभारत के नाम से, हर एक क्लास के लिए हर एक वीडियोज़ की अलग अलग के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसके पहले की जितनी भी क्लास हुई हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आइए बिना किसी देरी के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम महाभारत बैच के इस अगले मॉडल पेपर को। सवाल नंबर 1 आपके सामने है। इसके पहले जितने भी हुए हैं ज़रूर देख लेना, आपको मिल जाएगा। सवाल पहला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने, उच्च स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी। फिर से समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने, उच्च स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है। तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर 50 लीटर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए आंसर 50 लीटर। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। बाय व्हाट नेम आर द माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल इनटू मैनर एंड स्वेल नॉन। दैट मीन्स राइट आंसर जो हो जाएगा, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें हम डीकम्पोजर कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अपघटन करने वाले, यानी डी उत्तर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं। तो इसे हम एक्वीफायर कहते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा एक्वीफायर। अगला है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। देखिए, विषाणु के कारण अगर कहा जाए इसमें बीमारी कौन सी होती है तो वो हो जाएगा एड्स। बी आंसर राइट होगा। एड्स का अगर मैं फुल फॉर्म या फिर इसकी अगर मैं पूर्ण रूप की बात करूं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। और बाकी अगर यहाँ पे बात की जाए हैजा, तो देखिए हैजा जो है, फिर कॉलरा जो है, ये ब्रीबियो कॉलरा नामक बैक्टीरिया से होता है। और जो अगर यहाँ पे लिखा है पेचिस, तो पेचिस जो है आपका ये प्रोटोजोआ नाम इसका सिगेला होता है, तो सिगेला नामक प्रोटोजोआ से होता है। बाकी जो ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है, जिसे आप गांव की भाषा में कहते हो टीवी, तो टीवी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो यहाँ पे ये सभी जो है बैक्टीरिया से ही होते हैं, जबकि एड्स जो है ये वायरस से होता है। नेक्स्ट वाले की ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धा दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये जो है 2008-9 में स्थापित किया गया था। राइट उत्तर होगा ए आंसर 2008-9 में। अगला है कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया। देखो, फ्रैंक व्हिटल द्वारा किसका आविष्कार किया गया, सवाल आपसे ये पूछ रहा है। एक बात आप पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो है आपका यानी विद्युत चुंबकत्व जो है, इसका जो आविष्कार है ये विलियम सर्जन द्वारा 1824 में किया गया था। तो ये विद्युत चुंबकत्व होगा। राइट उत्तर जो होगा ये होगा जेट इंजन। तो देखिए, जेट इंजन इसके आविष्कार जो है 28 में किया गया था, 1928 में। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है। देखिए, कश्मीर घाटी के पिछले 25 वर्षों का इतिहास जो है ये इस पुस्तक में है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में। इसके लेखक कौन है या फिर इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है ए.एस. दौलत ने। राइट उत्तर होगा आपका सी आंसर, ए.एस. दौलत ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केंद्रीय जीएसटी कानून यानी सीजीएसटी को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। देखिए, केंद्रीय जीएसटी कानून जो है इसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति दी गई। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा 12 अप्रैल 2017। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दी गई। तो डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है कि सूचना प्रौद्योगिकी या फिर संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। कहने का मतलब ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 जो है कब लागू हुआ।
तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। राइट उत्तर होगा ए आंसर 27 अक्टूबर 2009। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये 2008 के नाम से है और ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। अगला आपके सामने कि विश्व लिवर दिवस 2024 की थीम क्या है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लिवर दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा लिवर दिवस जो है ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो लिवर दिवस जो है ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार के लिवर दिवस की जो थीम रही ये जो है क्या रहा, इसका है बी अलर्ट टू डू रेगुलर लिवर चेकअप एंड प्रिवेंट फैटी लिवर। कहने का मतलब है कि सतर्क रहें, नियमित लीवर चेक करें, फैटी लिवर को रोकें। तो वी उत्तर राइट हो जाएगा। इसका जो थीम है वो है सतर्क रहें, नियमित लीवर चेक करें और फैटी लिवर को रोकें। बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम जिम्नास्ट कौन बनी। सवाल फिर से समझिएगा, एशियाई चैंपियनशिप जो कि जिम्नास्टिक में है 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट, तो ये हो जाएगा दीपा कर्माकर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर दीपा कर्माकर। आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ स्थानांतरित किया था। कहने का मतलब यह है कि 1921 में लखनऊ राजधानी जो है कहाँ से स्थानांतरित होकर के बनी थी। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत जो है पहले उत्तर प्रदेश का नाम था जो कि 24 जनवरी 1950 को बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के जो स्थापना दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो राजधानी है ये इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी आंसर। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बहुत बढ़िया। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर बस्ती। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं जो कि अब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कि वर्तमान में है। देखिए, वाल्मीकि का आश्रम जो है ब्रह्मवर्त में था ये तो सही है, लेकिन ये वर्तमान में कहा जाए कहाँ पे है तो ये बिठूर में है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी हमारे भाई यहाँ पे बता रहे हैं बिठूर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। अब आपको ये बताना है कि 1845 में उत्तर प्रदेश में निकाला गया पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो ये समाचार पत्र जो था ये था बनारस अखबार। राइट उत्तर होगा आपका यहाँ पे बनारस अखबार समाचार पत्र। वी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि जौनपुर के सरसी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। आपको बताना है किसके तर्ज पर उन्होंने ख्याल विकसित किया। तो ये हो जाएगा आपका ठुमरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर ठुमरी। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्रुखाबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में जो है एक कवयित्री का जन्म हुआ था और वो कौन सी कवयित्री थी इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। अगला है कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ करवाया। देखिए, रेलवे का शुभारंभ जो है 1853 में भारत में हुआ था और मेरे भाई सबसे पहले बम्बई से थाड़े के बीच चली थी। मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। किसके शासनकाल में, तो ये हो जाएगा डलहौजी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी आंसर। इसी वजह से भारत में रेलवे का जो जनक है ये किसे कहा जाता है, तो डलहौजी को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट वर्ष 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति 2022-23 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है ये बिहार की है। तो राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिहार।
नेक्स्ट है कि संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं, या फिर प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर सितार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रमुख संगीत वादक एवं वाद्य यंत्र, ये जो वीडियो है ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से इसके जो वीडियोज़ हैं ये मिल जाएंगे। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को दिया गया। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर रामभद्राचार्य। संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 57वां जो दिया गया था ये दामोदर मौजो को दिया गया था। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है कि SPBSC इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं। तो ये जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर जो हो जाएगा कितने स्टॉक होते हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 30। बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 20 जो है ये भारतीय संविधान का ये जो है ये किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा 23 नंबर सवाल का ये हो जाएगा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण या संदर्भ में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन द कंटेंट ऑफ कन्विक्शन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी आंसर दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। तो अनुच्छेद 20 जो है इसी से संबंधित है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के फर्स्ट, ये 21 का फर्स्ट लिखा है ये इस तरीके से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के फर्स्ट के तहत राज्य को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का फर्स्ट जो है ये राज्य को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु सीमा है। तो राइट उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मैंने इसके पहले वाले मॉडल पेपर को कंप्लीट करवाया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत तेज़ी से करवा रहे हो, इस वजह से गाइस इसमें मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ कर सकते हो। देखिए राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, यानी इसको स्थगित कर सकता है। बिल्कुल मेरे भाई, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, राज्य की विधान परिषद का और विधानसभा दोनों का, ठीक है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, भंग नहीं कर सकता, ये गलत है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सही है। देखो विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे विधान परिषद को भंग करने की बात कही गई थी जो कि गलत है। तो सी आंसर यहाँ पे जो है आपका ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित, आर्टिकल नंबर 22 जो है किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। राइट उत्तर होगा सी आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए 1975 में अगर राष्ट्रपति पूछा जाता है तो आप कहेंगे फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो हैं ये राष्ट्रपति थे 1975 के आपातकाल के समय। लेकिन अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर ही फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर, फ़खरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है कि लेबनान की राजधानी बताइए। लेबनान की राजधानी आपको बताना है, क्या हो जाएगा 28 नंबर सवाल है। देखिए लेबनान की जो राजधानी है ये हो जाएगी बेरूत। तो करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा 28 नंबर सवाल का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत हो जाएगी, ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। कजाकिस्तान की मुद्रा इसमें कौन सी है, 29 नंबर सवाल। ठेंगे ठेंगे ठेंगे, गाना आपने सुना होगा ना, टेंगे 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 वाला। तो वही भाई तेंगे, तेंगे जो है आपका एक कजाकिस्तान की मुद्रा है, आप कभी नहीं भूलोगे। कहते हैं ना टेंगे टेंगे वाला से कुछ था, ध्यान नहीं है। तो तेंगे जो है आपका ये हो जाएगा कजाकिस्तान की मुद्रा, सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वी आंसर ब्राज़ील, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है इसमें से वो हो जाएगा सऊदी अरब, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? सबसे पुराना जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वो है असम, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024 के अनुसार भारत के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एज ऑफ ईयर 2024 हु हैज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए जो वर्तमान में भारत के मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तो ये हो जाएगा आपका जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो सी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि 50वां भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? 50वां भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया था लाल कृष्ण आडवाणी को, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, लाल कृष्ण आडवाणी को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास 2024 जो है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो राजस्थान में, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। भारत में हर घर जल के अंतर्गत 100 नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा सही उत्तर आपका ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि वर्ष 2024 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या फिर कहा जाए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये जो है इसको आप कहते हो सेबी, जिसका पूर्ण रूप जो होता है ये होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके करंट चेयरमैन जो हैं वो कौन है? ये हो जाएगा माधवीपुरी बुच। तो ए आंसर राइट हो जाएगा माधवीपुरी बुच। अगला है कि दांतों की वर्धित यानी इनलार्ज्ड छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। जी के विषय कंप्लीट हो चुका है और आगे बढ़ने से पहले आपको एक न्यूज़ दे दें। देखिए अगर आप अपने इस परिवार पे नए हैं तो आपको जानना ज़रूरी है, अगर आप का भी टारगेट है इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में इन 48 लाख की भीड़ से निकल करके 60,244 की लिस्ट में आना, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग पूरा कंप्लीट। और ख़ास बात तो ये है कि इस पर अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। दाम तो इसका 99 रुपये है, लेकिन ये अभी के लिए आपको मात्र 39 रुपये की मिल रही है। तो मेरे भाई 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है। यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इसका डेमो पेज देखना चाहते हैं तो दिखा कि स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ पूरे 418 पेज की ये ई बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को अच्छे से कवर करती हुई बेहतरीन तरीके से तैयार की गई है। पूरी की पूरी ई बुक जो है आपकी ये इमेज और कलरफुल के साथ है। खास बात ये है कि इमेज कलरफुल के लिए साथ इसलिए बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, उबाऊ आप महसूस ना करें। इस वजह से बेहतरीन तरीके से और लाजवाब कंटेंट के साथ पूरे 418 पेज की ये ई बुक आपके लिए तैयार की गई। कितने बेहतरीन तरीके से तैयार की गई वो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, अभी 60% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए और इसे 39 रुपये में ले लीजिएगा। मेरे प्यारे भाई नंबर है 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। मैं गाइस ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी के भी कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है अगर ज़रूरत तो एक बार अच्छे से दिल दिमाग के साथ पढ़ाई करने की। तो एक बार आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इस ई बुक को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे आपके जो हिंदी के सवाल दिए गए हैं उनको। हिंदी के सवाल में पहला सवाल है कि साहित्य में रस का क्या मतलब होता है। आपने पढ़ा होगा रस, छंद, अलंकार, तो उसी रस का मतलब क्या है ये आपको बताना है। रस का मतलब क्या होता है साहित्य में? साहित्य से मिलने वाली जो आनंद अनुभूति होती है इसे हम रस कहते हैं। तो साहित्य से मिलने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है कि दोहा में कितने चरण होते हैं। देखिए दोहा जो है आपका एक अर्धसम मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें जो मात्राएं होती हैं वो पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, तो 13-11 13-11 जो मात्रा होती है ये दोहा के ही होती है। तो इसके छंद में कितने चरण हो जाएंगे, 4 चरण। राइट उत्तर हो जाएगा 115 नंबर सवाल का डी आंसर। आगे बढ़ते अगला है कि भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। देखिए शब्द और अर्थ की दृष्टि दोनों की दृष्टि से कहा गया है, तो शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन करते हैं, तो अलंकार। क्योंकि आप जानते हैं कि अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। जहाँ पे शब्द की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, शब्द अलंकार। जहाँ अर्थ की दृष्टि से तो वहाँ पे आप कहेंगे अर्थ अलंकार। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के सौंदर्य उत्पन्न करें वहाँ पे आप कहेंगे उभय अलंकार। अगला है कि या रा ला व किस प्रकार के व्यंजन हैं। या रा ला व किस प्रकार के व्यंजन है, 117 नंबर सवाल। तो देखिए ये हो जाएगा आपका अंतास्थ व्यंजन है, वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतास्थ व्यंजन। अगला है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, 118 नंबर सवाल। देखो मित्र, मित्र होता है, मित्र होती नहीं। त्यौहार मनाया जाता है और कार्य किया जाता है। कृपा होती है, कहते हैं ना कि आपकी बड़ी कृपा होगी, तो ये आपका हो जाएगा ए आंसर। कृपा जो है आपका ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। वचन जो है किसका बोध कराता है। देखिए हिंदी में अगर मैं वचन की बात करूं तो हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमसे पूछा गया कि वचन जो है किसका बोध कराता है, मतलब वचन का मतलब क्या है। तो वचन जो है किसका बोध कराता है, प्राणी के एक या फिर अनेक वस्तु, या फिर कहा जाए प्राणी या फिर वस्तु के एक या अनेक होने का, मतलब कितनी वस्तु है या कितने प्राणी हैं इसको हम काउंट करने के लिए या फिर इसके एक अनेक होने का बोध करने के लिए वचन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कौन सा कारक है, उसने टेढ़ी चाल चली, 120 नंबर सवाल। उसने, मेरे प्यारे भाई उसने यानी कर्ता ने, तो यहाँ पे राउट हो जाएगा आपका डी आंसर। उसने टेढ़ी चाल चली, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, घर का काम कर लो, सीमा रीमा बहने। राइट उत्तर होगा बी आंसर। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें अगर कहा जाए तो मैं जो है आपका ये सर्वनाम हो जाएगा, तो वी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो है किस शब्द की विशेषता बताते हैं। देखिए संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही हम विशेषण कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका संज्ञा। विशेषण शब्द जो है ये संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर। अगला है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। तो यहाँ पे राइट उत्तर होगा डी आंसर, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद हैं, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे भाई अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए बेहतरीन क्लासेस ला पाता हूँ। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो सभी मित्र एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिला करे। क्योंकि आप जानते हो कि इस क्लास का या फिर कहा जाए किसी भी क्लास का कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं है, और टाइम फिक्स ना करने का गाइस हमारा खुद का कारण है कि कब कौन सी क्लास लूँ मैं, मुझे भी नहीं पता है कि ड्यूटी कब लगे। इस वजह से आपके लिए जो क्लास लेकर आता हूँ मैं ये बेहतरीन लाता हूँ, अब ये कभी भी आए मुझे भी नहीं पता है। तो मेरे प्यारे भाई आप जब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, आपको हर एक क्लास की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा देना। अगला है कि व्याकरण में काल का क्या मतलब है। व्याकरण में काल का मतलब क्या है। काल का मतलब अंत या फिर पीड़ा या फिर मृत्यु। काल का मतलब है कि क्रिया के घटित होने का समय, मतलब या फिर कहा जाए कार्य की घटित होने का समय, कि कार्य कब हुआ, तो ये होगा बी आंसर। कार्य का जो काल का जो मतलब है ये समय है। अगला है कि ये ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। ये ताले की चाबी है,
ये ताले की चाबी है मेरे प्यारे भाई, ताले की चाबी है। कहने का मतलब अगर आप कहोगे तो कहोगे कि ये ताले के लिए चाबी है ना, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ए आंसर संप्रदान कारक। ये ताले के लिए चाबी है या फिर ये ताले की चाबी है, बात एक ही है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा, ए आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 126 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग, देखिए अगर मैं पुल्लिंग की बात करूं तो 126 में ध्यान दीजिए, पुल्लिंग कह रहा है। तो पुल्लिंग में देखा जाए तो भवदिया, साध्वी और डिबिया ये जो है आपकी स्त्रीलिंग है। लेकिन जो पुल्लिंग है आपका ये हो जाएगा संचालक। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका संचालक। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम नहीं है तो आपको तद्भव बताना है बस। देखो शोक, चंद्र, पृथ्वी ये तत्सम है, लेकिन परख जो है आपका ये जो है तद्भव शब्द हो। तो यहाँ पे जो परख है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। सभी शब्द तद्भव आपको बताना है। अब देखिए अगर मैं उच्च या फिर दुर्बल या पुष्प की बात करूँ तो इसमें आपका तत्सम शामिल है, पत्र आपका तत्सम हो जाएगा, और बरखा और रात और सत्य यहाँ पे आपका जो हो जाएगा सत्य, और इसके अलावा बरखा तो है ही तद्भव। यहाँ पे कहा जाए तो आग, जीव और घर जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आग, जीव, घर यानी ए ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सदृश का पर्याय नहीं है, बताइएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सदृश के पर्याय की, तो देखिए अगर कहा जाए तो दुग्ध, गौरस, पय है, अमीय नहीं है, डी आंसर राइट होगा। सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। 130 नंबर सवाल है, सापेक्ष का विलोम। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा, सापेक्ष का निरपेक्ष। अंग शब्द का अनेकार्थी समूह शब्द का चयन कीजिए। अब आपको ये बताना है, सॉरी अंग नहीं अंक है, तो अंक का अनेकार्थी आपको बताना है। अंक का अनेकार्थी आपको बताना है। 131 नंबर सवाल। सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अंक का अनेकार्थी शब्द आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। अगर मैं यहाँ पे अंक के अनेकार्थी शब्द की बात करूँ तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका गोद, संख्या या फिर कहा जाए अध्याय, तो ये जो हो जाएगा आपका ये अंक का अनेकार्थी हो जाएगा। तो गोद, संख्या, अध्याय वही उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे कोई एक अपराध हो जाता है या फिर अगर कोई जीव अगर आपसे गलती से मर जाता है, तो जो आपको बाद में पछतावा होता है उसे आप कहेंगे क्या, है ना। कहते हैं कि ए भगवान ये क्या होगा, तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि बाद में आप उसे कहेंगे क्या। लज्जा, भाई लज्जा कब कहा जाएगा, जब कोई शर्म की बात हो, है ना। कहते हैं ना कि तुम्हारे पास लाज लज्जा नहीं है, मतलब तुम्हारे पास कोई शर्म या फिर कहा जाए तुम्हारे पास कोई इज्जत नहीं है, ये लज्जा होगा, ये नहीं है। निंदा क्या होगा, निंदा भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर कहा जाए आत्मग्लानि और पश्चाताप को ध्यान से देखा जाए तो आत्मग्लानि शब्द नहीं होता है, पश्चाताप। कहते हैं ना बाद में पश्चाताप मुझे बहुत हुआ कि हे भगवान ये क्या मैंने कर डाला, तो यहाँ पे डी उत्तर राइट हो जाएगा, पश्चाताप। अगला है कि चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर और चीर का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं चिर और चीर इन दोनों के शब्द युग्म के अर्थ की बात करूं तो चिर का मतलब जो होता है ये होता है आपका पुराना, और चीर का मतलब हो जाएगा वस्त्र। तो यहाँ पे डी उत्तर राइट हो जाएगा, चिर का मतलब पुराना और चीर का मतलब वस्त्र। तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सम उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। सम उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है। सम, देखिए सुकर्म में सु उपसर्ग हो जाएगा, स्वयं में आपका जो है से उपसर्ग हो जाएगा, वयम आपका हो जाएगा। और संभव में सम, यहाँ पे ये जो है आपका ये प्रकार ये संभव है संभाव में, तो ये सम ये हलंत वाला नहीं है, केवल सम है। लेकिन यहाँ पे संयोग में अगर मैं बात करूँ तो सम और ये योग से मिलकर बना है, तो सम और योग मिल करके तब ये संयोग बनाते हैं। तो सम और योग मिलकर के संयोग बनाते हैं, तो इसमें सम आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी ए आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला में आपको प्रत्यय बताना है। 135 नंबर सवाल है, रंगीला में प्रत्यय आपको बताना है। देखिए रंगीला में अगर मैं प्रत्यय की बात करूँ 135 नंबर है, तो यहाँ पे ईला प्रत्यय हो जाएगा। रंग में अगर आप ईला प्रत्यय जोड़ देंगे तो रंगीला शब्द बन जाएगा। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, ईला प्रत्यय। अगला है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें गुण संधि निकलेगी, ए आंसर राइट हो जाएगा, गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो ए आंसर परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो यहाँ पे है आप लगा सकते हैं, फिर उसे शिमला जाना नहीं है लगेगा जरूर। तो उसे शिमला जाना है, डी आंसर जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो उसे शिमला जाना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सज्जन शब्द में समास बताना है। सज्जन, सज्जन की अगर समास की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर समास ध्यान से देखा जाए तो सज्जन यानी आपका विशेषण और विशेष से इसे मिलाया गया है, बनाया गया है, तो कर्मधारय हो जाएगा। सज्जन में जो समास है कर्मधारय समास हो जाएगा। ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है वाच्य के कितने भेद हैं। वाच्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 भेद हैं। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताना है। वह दिन भर, दिन भर जो है ये कौन सा अव्यय है। 140 नंबर सवाल है, बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। निपात है एक प्रकार का, तो वी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये जो कोष्ठक में विराम चिन्ह दिया गया है इसको आपको बताना है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कुछ इस तरीके से बनता है। अल्प विराम, अल्प विराम जो जिसे आप कॉमा कहते हैं। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम आपका एक डंडा जैसा होता है। विस्मयादि बोधक हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी हर्ष, शोक या फिर कहा जाए अचानक जो घटनाएं घटती हैं उनको दर्शाने के लिए विस्मयादि बोधक या एक्सप्लेनेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो डी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का क्या मतलब है। बाल की खाल निकालना इस मुहावरे का क्या मतलब है। मतलब बहुत मिनमीख निकालना है ना, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत मिनमीख निकालना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात इस लोकोक्ति का क्या मतलब है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात इस लोकोक्ति का क्या मतलब है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मतलब यह है कि थोड़े दिनों का सुख, या फिर कहा जाए ए आंसर। तो 143 का ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, थोड़े दिनों का सुख। कामायनी के रचनाकार कौन है। कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। इसके रचनाकार जो हैं यह हैं जयशंकर प्रसाद। राइट उत्तर हो जाएगा ए आंसर जयशंकर प्रसाद। 145 से 149 तक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को एक बार मैं सरसरी नज़र से पढ़ देता हूँ। सरसरी नज़र का मतलब भाई क्या होता है बताओ। सरसरी का मतलब है कि एक बार बहुत जल्दी जल्दी जो इम्पोर्टेंट हो उसे ही पढ़ें। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल यानी सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ भी नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। ये अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू की संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। अब ये गद्यांश एक दिया गया था, इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल दिए गए हैं। सवाल को पढ़ते हैं। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि कविता का मर्मज्ञ या रसिक वो हो सकता है जो कविता के मर्म को समझे, उसमें डूबे, तो ये हो जाएगा ए आंसर। जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है क्या। अच्छा गुरु जो है ये अपने शिष्य में क्या देखता है, जाति धर्म। नहीं भाई, जाति धर्म तो कभी नहीं होगा। भक्ति और श्रद्धा, तो ये हो जाएगा भक्ति और श्रद्धा। सी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। पुष्प का सौंदर्य किसमें है, तोड़ने वाले की दृष्टि में या देखने वाले की दृष्टि में। बिल्कुल 147 का बी आंसर होगा। देखने वाले की दृष्टि में ही पुष्प की सौंदर्यता है। कहने का मतलब यह है, अगर आपको कोई पुष्प अच्छा लग रहा है या फूल अच्छा लग रहा है तो वो आपकी दृष्टि में अच्छा है। हमें क्या पता ना अच्छा लग रहा हो, तो हमारी दृष्टि में थोड़ी है। तो वही कहा गया ना, तो देखने वाले की दृष्टि में पुष्प की सौंदर्यता है। तो बी आंसर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली, उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है। इस कथन
कथन का भाव स्पष्ट कीजिए, या इस कथन का भाव जो है क्या प्रकट होता है, गुरु के प्रति घृणा, या गुरु के प्रति अपनापन, या गुरु के प्रति शिष्य भाव, या गुरु के प्रति श्रद्धा। तो गुरु के प्रति शिष्य का भाव, यानी सी आंसर राइट होगा आपका। नेक्स्ट, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। 149 नंबर सवाल है। पथ का मतलब क्या होता है, मार्ग यानी रास्ता, तो ए आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्न में से रीत काल की कवि आपको बताना है। रीत काल की कवि जो है इसमें ये कौन है, तो ये हो जाएगा वृंद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वृंद। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आपके जो मॉडल पेपर दिए गए थे, इसमें जो आपके जीके और हिंदी के क्वेश्चंस दिए गए थे ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की फिर नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करें। बाकी अगर आप इसका फुल मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं, या फिर कहा जाए अगर आप इसके मैथ और रीजनिंग को भी लगाना चाहते हैं, तो मैं इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर भेज दे रहा हूँ। वहाँ से आप इसके मैथ रीजनिंग को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आई होप ये आज की हमारी मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी। भाई अगर अच्छी लगी तो अपना फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको ये जरूर बताना है कि भाई हमारी मेहनत कैसी लगी, अपना फीडबैक अच्छा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नए बेहतरीन और इसके अलावा और भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी इसके पहले कि जितनी भी क्लास हुई अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, आपको हर एक क्लास क्रम के अनुसार बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नए बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।